Hello, welcome back. My dear students, today's topic is cross product of two vectors. आज हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटीज़ लेंगे वेक्टर फॉर्म में और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे. क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा. तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट सीखते हैं, डेफिनेशन सीखेंगे, एक एग्जाम्पल 2-3 लेंगे और एक प्रॉब्लम करके भी सिखाएंगे आपको कि कैसे हम लोग क्रॉस करना सीखते हैं. देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ये दोनों ही आपकी लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. क्लास 12th में वेक्टर्स का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, मैथ्स में तो है ही ये. तो चलिए अच्छे से सीख लेते हैं. ज़रा आर्टिकल का नाम डाल दें अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नाम पड़ेगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सबसे पहले हम डेफिनेशन उठाते हैं. देख लीजिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. अब इनके बीच में जो सिंबल यूज होगा वो क्रॉस का यूज होगा क्योंकि नाम इसी से पड़ा है क्रॉस प्रोडक्ट. इसी को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्योंकि रिजल्ट आने वाला जो होगा वो कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. ध्यान से समझना भाई जी, अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज ले रहे हैं, उनका क्रॉस कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. देखो डॉट में क्या आया था, कॉस आया था, कोसाइन आया था, यहां साइन आएगा. लेकिन एक बात और बढ़ेगी, एन कैप. क्या बढ़ेगा, एन कैप. इस एन कैप का भी अपना एक सेंस है, मैं बताता हूं अभी. पहले इसकी डेफिनेशन सुनिए जरा. अगर डिफाइन करना है मुझे तो देखिए कैसे कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या आप इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो देखिए जरा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अब देखो ये बात हो गई, इक्वल आ जाएगा. तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. इनका मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मॉड लगे ना दोनों में, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. अब इनके बीच का साइन हो जाएगा एंगल का. एक और चीज है एन कैप, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा सुनिए, वो डायरेक्शन बताएगा. द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. जो वेक्टर हमारे ए बी है ना, उन दोनों पर परपेंडिकुलर आएगा. मतलब जैसे एग्जांपल समझ लो, ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जैसे ये तीनों वेक्टर्स आपको पता है एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं. इस तरफ एक्स एक्सिस होता है, इस तरफ वाई एक्सिस होता है, इस तरफ जेड एक्सिस होता है. अगर दो वेक्टर्स एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का है, इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, बात समझ रहे हो, किसका, एक्स और वाई का, तो रिजल्ट पता किस डायरेक्शन में मिलेगा, जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो. और इन दोनों पे कौन परपेंडिकुलर होता है, जेड एक्सिस. तो रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड इन द जेड एक्सिस. मतलब ऐसे समझिए, दीज टू 1 and 2 बोथ आर परपेंडिकुलर. ये ना भी परपेंडिकुलर हो, मान लो इनके बीच कोई एंगल थीटा बना, देखो इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप, तो जो रिजल्ट आएगा वो कहां मिलेगा, जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो. ये बात समझना है. टू वेक्टर्स का क्रॉस करें तो रिजल्टेंट कुछ थर्ड वेक्टर मिलेगा. थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन फर्स्ट पे भी 90 बनाएगी और सेकेंड पर भी 90 बनाएगी. ये बात बताने के लिए एन कैप वर्ड यूज किया गया. ये डायरेक्शन शो करने के लिए इस्तेमाल होता है. तो हम कहेंगे, देखो ध्यान देना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. क्वेश्चंस करके भी हम सिखाएंगे आपको. ये तो इसकी डेफिनेशन है. अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की. किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल्स. जरा देख लें क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल कैसे होगा. एग्जाम्पल एटलीस्ट 3 तो आपको लर्न ही करने हैं. एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल तैयार करिए. जैसे पहले तो फर्स्ट उठाता हूं मैं, टॉर्क. टाउ सिंबल यूज होगा. ये प्रोडक्ट होता है आर क्रॉस एफ. आर का नाम क्या है, ये भी नाम जान लो. इट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर. क्या होता भाई, देखो पोजीशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है. क्यों है, रीजन समझिए.
मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में जो लड़की बैठी है उसकी जो भी डिस्टेंस होगी यहाँ से, अगर उतनी ही डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड राइट साइड बैठा लड़का हो, डिस्टेंस बराबर है दोनों की, बात समझना। लेकिन उसके लिए मेरी पोजीशन कुछ और है और इनके लिए हमारी पोजीशन कुछ और है। जैसे पोजीशन को तो समझिए वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि पोजीशन डिपेंड ऑन डायरेक्शन। आपने एक बात सुनी होगी, कभी सुना है एक वर्ड, इसको बाद में सिखाते हैं, वेस्ट इंडीज सुना किसी ने? कितने लोगों ने इसको सुना वेस्ट इंडीज? सबने सुना। इसका मतलब इसकी एक टीम चलती कि नहीं चलती है? आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, कैपिटल ऑफ वेस्ट इंडीज बता सकते हो? कैपिटल श्रीलंका की पता होगी लोगों को, जयवर्धनेपुरम। क्या है श्रीलंका की कैपिटल? क्या है? जयवर्धनेपुरम। पहले उसका पुराना नाम कोलंबो था, अब उसका नाम क्या है? इंडिया की टीम है, इसकी भी कैपिटल पता है, न्यू दिल्ली। पाकिस्तान की क्या कैपिटल पता है? नहीं पता हो रही, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की काबुल। म्यांमार की नेपिता। मतलब नेबरिंग कंट्री की बात बता रहा हूँ। नेबरिंग कंट्री में जो चाइना की बीजिंग। तो कहने का मतलब है ऐसे वेस्ट इंडीज़ की बताओ मुझे कैपिटल, बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो? कोई बता सकता है? इसकी कैपिटल ही नहीं है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे? नहीं भाई, एक्चुअल में वेस्ट इंडीज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो वेस्ट इंडीज है टीम, वो किसी एक कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये बहुत सी कंट्रीज के प्लेयर्स का एक ग्रुप है। टोबैको, ट्रिनिडाद, जमैका, ऐसे तमाम छोटी छोटी कंट्रीज हैं। कैरिबियन कंट्री बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? कैरिबियन। ठीक है, ये अटलांटिक में, साउथ अटलांटिक में पड़ता है हिस्सा। अमेरिका, साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है उससे अटैच है। तो ये अलग, जैसे अपना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका मिला के एक टीम बना ले, बात समझना, ऐसी वो टीम है, किसी एक कंट्री की टीम नहीं। इसलिए इसकी ये जो वेस्ट इंडीज वर्ड है ये कोई कंट्री नहीं है। रीज़न क्या है, ये क्यों, नाम कहाँ से आया वेस्ट इंडीज, ये भी समझ लो। ये एक यूरोपियन थे। कौन थे? यूरोप के कोई थे। मतलब देखिए, ये अमेरिका की सिचुएशन है कुछ इस तरीके से। अमेरिका मतलब कुछ ज़्यादा टेढ़ा बन गया, थोड़ा सही करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ सिखाना चाहता था आपको यहाँ से। एक्चुअल में वो अटलांटिक दिखाना चाहता था मैं, इसकी पोजीशन बताना चाहता हूँ, तो मैं सर्च करके बता देता हूँ तुम्हें। अटलांटिक, राइट। देखिए जरा सिचुएशन समझना। ये हमारा ये जो हिस्सा है, इसको हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज अगर बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। क्या कहते हैं? ये कंटिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में 2-3 कंट्रीज़ हैं, जैसे कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है। ये साउथ अमेरिका है। यहाँ पर यूरोप है। ये कौन सी जगह है? यूरोप। यूरोप के लोगों को एक्चुअल में यहाँ पर एक समय मुस्लिम्स का कोई एम्परर था, कोई ऑटोमन एम्परर जो भी था, उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इनका जो इस तरफ से रूट था बिजनेस करने का इंडिया का, वो बंद हो गया था। ऐसा नहीं हम लोग पढ़ते हो कि कोलंबस फाइंड इंडिया 1498, सुना है? अरे कोलंबस ने इंडिया फाइंड किया, उससे पहले इंडिया नहीं था का? कहीं डूब गया था, निकाल के लाए थे कोलंबस विष्णु भगवान बन के? नहीं ना, इंडिया की कोई डिस्कवरी कोलंबस ने थोड़े की है। कोलंबस ने यूरोप वालों के लिए एक नया रास्ता खोजा था। वास्को डिगामा, कोलंबस नाम सुने? वास्को डिगामा कालीकट का पहुंचा 1498 में। वो वास्को डिगामा था, पुर्तगाल का रहने वाला, पोर्टुगीज़। तो मैं ये बताना चाहता एक्चुअल में यहाँ पर वो ये जो रास्ता था पहले का उनका ट्रेडिशनल इंडिया से व्यापार करने का, बिजनेस करने का, वो इन लोगों ने कब्जा करके बंद कर दिया और बदले से टैक्स लेते थे। टोल टैक्स नहीं, आजकल टोल चलता है उस तरह से। तो इन लोगों ने सोचा, यूरोप वालों ने, कि हमारा तो बिजनेस ख़राब हो जा रहा है, इंडिया पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। तो वहाँ की जो कंपनियाँ थी जो बिज़नेस करती थी, वो लोग अपने नाविकों को भेजते थे टूर पर। तो सबसे पहले एक कोलंबस चले थे, एक अमेरिगो गए, नाम सुना होगा तुमने, इनके नाम सुने? कोलंबस, अमेरिगो। अमेरिगो के नाम पे अमेरिका पड़ा इसका नाम। तो एक्चुअल में कोलंबस चले थे इंडिया की खोज करने। अब उनकी नाव हवा में कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो गई, वो एक्चुअल में इस रास्ते से आना चाहते थे इंडिया, और हवा में थोड़ा झोंका लगा और यहाँ पहुँच गए वो। अब वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने सोचा कि मैं इंडिया पहुँच गया हूँ। तो यहाँ के जो छोटे छोटे टापू थे, जो हिस्सा था, उसको उन्होंने इंडिया समझ लिया
और उसको इंडिया बोलने लगे। अब बात समझना थोड़ा, रेड इंडियन, यूएसए के जो यहाँ के मतलब ओरिजिन जो वहाँ के लिविंग लोग थे उनको रेड इंडियन कहा, इंडियन नाम। बाद में अमेरिको जब गया तो उसने समझा कि कोलंबस भाई साहब से कंफ्यूजन हो गया, मिस्टेक हो गई, गलती से उन्होंने मिस्टेक कर दी, तब उसके नाम पे इसका नाम अमेरिका पड़ा, किसके, अमेरिको के नाम पर। अब बात हुई इसके बाद वास्को डी गामा इस रास्ते से पहुंचा इंडिया, तो उसने यूरोप वालों के लिए नया रास्ता खोजा, यूरोपियंस के लिए तो न्यू पाथ था, इसलिए उन्होंने इसको पढ़ना अपनी हिस्ट्री में। वही हमारी हिस्ट्री कौन बना गया है, ब्रिटेन के लोग। इंडियन हिस्ट्री मेन किसने बनाई, ब्रिटिश लोगों ने। तो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग हमारी हिस्ट्री को देखा जाता, ध्यान रखिएगा। तो वो कहते हैं कि कोलंबस और वास्को डी गामा ये सब नाम, बात समझ पाए। अब जब यहाँ पहुँचे असली इंडिया ये मिली। तो यूरोप के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूँ, जरा बात करना, थोड़ा सा देखना जरा, अकॉर्डिंग टू यूरोप पोजीशन वेक्टर की हम बात कर रहे थे। ये हिस्सा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है कि नहीं, बताओ भाई। तो ये वाली इंडिया यूरोप के लिए किस साइड पड़ी, वेस्ट में, इसलिए इस इंडिया को फिर वो बोलने लगे वेस्ट इंडीज, यहाँ के जो हिस्से थे। और उनके लिए ये वाला हिस्सा किधर पड़ा, ईस्ट में, अपनी इंडिया वाला हिस्सा। तो इसका नाम क्या डाल दिया उन्होंने, ईस्ट इंडीज। इसीलिए जो अंग्रेजों की कंपनियां आई थी उनका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, सुना होगा कभी जरूर। ये वर्ड जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया वो यहीं से आया है। उस समय तक इन्हें नॉलेज हो पाया कि असली इंडिया कोई और है और वो ईस्ट में है, तब इन्होंने दो इंडिया बोलने लगे, वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज। आज जो वेस्ट इंडीज टीम है वो यहाँ के छोटे छोटे द्वीप जो आइसलैंड है उनका ग्रुप है और वेस्ट इंडीज नाम से खेलती है, इसलिए उसकी कोई कैपिटल ही नहीं है। मैं पोजीशन समझा रहा था, तो इनके हिसाब से पोजीशन देखो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है कि नहीं। इस इंडिया की पोजीशन कहीं और है, इस इंडिया की कहीं और है पोजीशन। पोजीशन डायरेक्शन डिपेंडेंट बात हो गई, इसलिए पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। पोजीशन इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ वी रिटर्न बैक टू द टॉपिक। तो अब इसको हटा दें, हम सोच रहे हैं सेलेक्ट करके हटाएं। तो हम लोग बात कर रहे थे, फिर से आ जाइए वापस अपने टॉपिक पर। ओके, यू कैन गो। तो इस जगह पर देखना भाई जी, हमारी जो मैटर चल रहा, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे थे। तो जरा पोजीशन वेक्टर पे आ जाइए। और ये फोर्स है हमारा, ये क्या है भाई जी, फोर्स है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो इसी का, ये होता है जे सिंबल है, कुछ बुक्स में इसको एल से भी डिनोट किया, ध्यान रखिएगा। ये दो सिंबल हैं, अलग अलग राइटर्स इसको बोलते हैं। इसका नाम समझ लो, एंगुलर मोमेंटम नाम है इसका। क्या नाम है, एंगुलर मोमेंटम। आपकी बुक में जो भी सिंबल हो आप उस हिसाब से समझिए। कुमार मित्तल में जे है, तो जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब सुनो, आर तो पोजीशन वेक्टर हुआ और पोजीशन, तो आर हमारा पोजीशन वेक्टर और पी हमारा है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, देखिए ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर और रिजल्ट भी वेक्टर है, इसीलिए इसका नाम पड़ा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, लीनियर मोमेंटम तो ऐसे जानते हो कि P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर ये भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है, मास स्केलर है, ध्यान रखना। तो R क्रॉस P से जो रिजल्ट आएगा वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अच्छा, इसको हम चाहें तो ओपन भी ऐसे कर सकते हैं, देखो R P साइन थीटा एन कैप, ओपन फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। इसको भी ऐसे ओपन करके लिखा जा सकता है, R F साइन थीटा एन कैप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक होता है एग्जांपल, देखो थर्ड और एग्जांपल इसका ले लो, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको भी समझ लो, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल हम लोग ओमेगा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ये फर्दर हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे जब सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। इसका फार्मूला होता है V क्रॉस R। अब सुनो एक बात मेरी ध्यान से, नॉर्मली आपको क्वेश्चंस में ये उल्टा भी लिखा मिल सकता है, आर वी भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, इसको कोई P इंटू आर भी लिख सकता है,
इसको f इंटू आर भी लिखा जा सकता है। इस जगह थोड़ा समझना बात को, एग्जैक्ट बात हम सिखाना चाहते हैं आपको। एग्जैक्ट क्या है उसको जरा समझिएगा। ये वेक्टर क्वांटिटीज है ना, डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। अगर आपने इसको पलटा तो माइनस आ जाएगा आगे। एक्चुअल में अगर ऐसे लिखना है तो माइनस लगाना चाहिए, बट हमने कुछ बुक्स तक में देखा है, कुछ राइटर्स, कुछ टीचर्स का भी कंफ्यूजन है, वो किसी भी ऑर्डर में लिख देते हैं, वो गलत है। आप अपने दिमाग में रख लीजिए, ये अक्सर गलत मिलेगा आपको, ये लोग ऐसा करते ही हैं। इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या है? आर पहले एफ बाद में, मोस्टली, लेकिन हमने देखा एफ पहले लिख देते हैं, आर बाद में। जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, आप अपना प्रॉपर वे रखिएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए 3। अब हम इसका एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट कर लो, बंद कर दो।